एक सरपंच शादी की सुबह उठता है तो पता चलता है कि 400 से ज्यादा पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आए हैं। वो दौड़ लगा देता है, लेकिन एक खास गांव में पहुंचकर वो उल्टा पुलिस वालों को दौड़ा लेता है। एक उभरता हुआ नेता जिसके ऊपर पुलिस फायरिंग कर रही थी और बचने के लिए उसके पास साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, जीप नहीं थी, उसे बचाया उसके गांव वालों के ऊंट ने। एक नेता जो कद्दावर शख्सियत बन गया तो मंच से उतरने के बाद सबसे पहला काम यह करता था कि अपने गांव वालों के बीच जाकर हुक्का पीना। एक नेता जो कई मर्तबा का विधायक था और जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उसके अपने समर्थकों ने वोट नहीं दिया और उनकी दलील ये थी, नेताजी दिल्ली चले जाएंगे तो पटवारी से हमारे काम कौन करवाएगा। एक नेता जो जब पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा के उस दरवाजे पर पहुंचा जिससे विधायक भीतर जाते हैं तो संतरी ने रोक दिया। जब नेता ने अपनी जीत का प्रमाण पत्र दिखाया तब उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। जब भीतर से तस्दीक कर ली उसके बाद उस नेता को अंदर जाने दिया गया। संतरी को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस बड़ी विधानसभा का कोई विधायक चुनाव जीतने के बाद बस से जयपुर पहुंचेगा और फिर पैदल विधानसभा तक पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्से, जिसमें आज बात अमरा राम की। राजस्थान के सीकर जिले के धोद तहसील का एक गांव मुंडवाड़ा। साल 1987। गांव में रौनक, क्योंकि एक शादी थी जो बीती रात ही संपन्न हुई थी। लेकिन सुबह सवेरे जब गांव वाले दिशा मैदान के लिए निकले तो पाया कि 400 से ज्यादा पुलिस वालों ने गांव को घेर रखा है। पुलिस वाले वहां पर आए थे एक उभरते हुए नेता की तलाश में, जो दूसरी दफा सरपंच तो बन गया था लेकिन पुलिस को कई मामलों में वांछित था। उस नेता को खबर की गई, वो खाट से उठा और उसने सरपट दौड़ लगा दी। पुलिस को इस तरह के मामलों से अक्सर दो चार होना पड़ता था, इसीलिए महकमे में स्पोर्ट्स कोटे के कुछ लड़के रखे जाते थे जो अच्छे धावक हुआ करते थे। इनको कहते भी रेसर थे। रेसरों की जरूरत राजस्थान जैसे इलाकों में इसलिए भी ज्यादा पड़ती थी क्योंकि गांव के आसपास अक्सर ऊबड़ खाबड़ खेत होते थे, बंजर जमीनें होती थी, सपाट रास्ते नहीं होते थे जिन पर जीप पर सवार पुलिस अपराधियों का पीछा कर सके। अब आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे राजस्थान पुलिस के रेसर हैं। 1.5-2 किलोमीटर तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। अचानक से उस नौजवान नेता को इल्हाम हुआ कि वो एक खास गांव में पहुंच गया है और अब डरने की कोई बात नहीं है। गांव का नाम था मांडोता। जब वो गांव में पहुंचा तो ठिठक गया। पीछे से रेसरों ने ये देखा तो उनको उम्मीद बंधी। उनको कुछ गांव वाले भी नजर आने लगे। पुलिस वालों ने अपने अभ्यास के अनुकूल बोलना शुरू किया, पकड़ो पकड़ो चोर। नौजवान नेता 180 डिग्री घूमा और उसने अब रेसरों को रेस लगवानी शुरू कर दी। पुलिस वालों को यह बताया गया था कि नेताजी कई बार अपनी सदरी के नीचे खतरनाक हथियार लेकर चलते हैं। पुलिस की बड़ी पार्टी अभी पीछे थी। ऐसे में डर के मारे जो पुलिस वाले पीछे आए थे, जो पुलिस वाले पकड़ने आए थे, वो वहां से रफू चक्कर हो गए। 10-15 मिनट के बाद वो नौजवान मुस्कुराता हुआ गांव वालों से मिला। गांव वालों ने कुशल क्षेम पूछा, पानी पिलाया, गुड़ खिलाया और उसके बाद एक उम्दा ऊंट का इंतजाम किया। नेता ऊंट पर सवार हुआ, सर पर दौड़ने लगा। पीछे से धड़ाक की आवाज आई। पुलिस अब भी पीछा कर रही थी, अब भी गोलियां चला रही थी। हालांकि शिकार और गोली के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा था और इसलिए ऊंट पर सवार नौजवान अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। गांव ने बड़ा पुराना कर्जा चुकाया था। गांव ने बड़ी पुरानी यारी निभाई थी और ऊंट पर बैठकर पुलिस की गोलियों से बचकर भागा ये नौजवान था अमरा राम। मंडोता गांव के रहने वाले थे मंगल सिंह यादव, पेशे से शिक्षक
और अमरा राम के बचपन के दोस्त। मंगल सिंह यादव सीकर के किसान हॉस्टल में अपने भाई काना राम के साथ रहा करते थे। ये किसान हॉस्टल 1925 के किसान आंदोलन के दौर में बना था और आजादी के बाद सीकर और आसपास के इलाके के मार्क्सवादियों का बड़ा गढ़ बन गया था। ये 22 अप्रैल 1987 की शाम का वाकया है। मुंडवाड़ा से अपनी ड्यूटी करके मंगल सिंह यादव वापस सीकर लौटे। सीकर में उन दिनों वकीलों का भी एक आंदोलन चल रहा था और उसी सिलसिले में काले कोट वालों ने एक मशाल जुलूस आहूत किया था। मंगल सिंह यादव जुलूस में शरीक हुए और उसके बाद अपने रोज शाम के ठिये मिलन रेस्टोरेंट पर पहुंच गए, जहां पर सोहन राम और दूसरे दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस एक पुराने मामले में मंगल सिंह की तलाश कर रही थी। उसने मंगल सिंह को भी गिरफ्तार किया और उनके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार किया, थाने ले गई। उधर हॉस्टल में पता चला कि मंगल सिंह को पुलिस पकड़कर ले गई है। उन्होंने विरोध किया। पुलिस ने धीरज से काम लिया। फौरी तौर पर मंगल सिंह यादव और सबको थाने में जमा किया, उसके बाद वापस आई। अब यहां से कहानी के दो सिरे खुलते हैं। वो नौजवान जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं कहते हैं कि हमने उस दिन गुस्से में पुलिस पार्टी पर उनकी जबरिया कार्रवाई के खिलाफ होकर पथराव किया था, जबकि पुलिस ने अपनी फाइल में लिखा है कि किसान हॉस्टल से हमारे ऊपर गोली चलाई गई और इसलिए प्रत्युत्तर में हमें फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई। वो आदमी जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले मंगल सिंह और अमरा राम की दोस्ती के अगले वाक्य में बताया था। मंगल सिंह का छोटा भाई काना राम जो उनके साथ हॉस्टल में रहता था। पुलिस गोलीबारी में वो मारा गया। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीपीएम के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया ताकि इलाके में अमन चैन बना रहे। एक आदमी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। एक आदमी मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं था। उस आदमी का नाम था अमरा राम, जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में आरोपियों की सूची में नंबर 1 पर दर्ज था। लगभग 30 साल पुराने इस वाकये पर अमरा राम आज की तारीख में क्या कहते हैं, उन्हीं के हरफों में पढ़ लीजिए। जिस समय सीकर में गोली चल रही थी, मैं अपने गांव मुंडवाड़ा में लादू राम जोशी के पास बैठा था। लादू राम जी स्वतंत्रता सेनानी थे और सीकर के लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा गया। इसकी वजह थी 1985 के किसान आंदोलन में मेरी भूमिका। मजबूरी में मुझे भूमिगत होना पड़ा। इसी घटना के बाद हॉस्टल से सब छात्रों को बाहर निकाल दिया गया। अमरा राम भेष बदलकर गांव-गांव भटकते रहे और पुलिसिया दमन के खिलाफ किसानों को संगठित भी करते रहे। और गांव में अमरा राम नायक बन चुका था। उसको लेकर कहानियां बनाई जा रही थी। जो कोई सुनाता वो असल घटना में अपने हिस्से की कुछ फंतासियां भी जोड़ देता और ये सिलसिला 30 बरस से कायम है। अब 30 बरस आगे चलते हैं, बार बार इसका जिक्र हो रहा है। 14 सितंबर 2017 सीकर की सब्जी मंडी का नजारा। अभी अभी मंच से विजय रैली को संबोधित करके अमरा राम नीचे उतरे हैं। विजय रैली, इस शब्द को याद रखिएगा, उपसंहार के दौरान इसका जिक्र आएगा। अमरा राम जैसे ही नीचे आते हैं, उनके बेटों और पोतों की उम्र के नौजवान उनको घेर लेते हैं। हर कोई उनकी एक झलक पाना चाहता है, आंखों से नहीं, कैमरे की आंखों से। सब सेल्फी ले रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका नायक अमरा राम किसी तरह से फ्रेम में आ जाए। अमरा राम की नजर कहीं और ठिठकती है। उनके ही गांव का एक साझीदार हुक्का लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। एक किस्म की जैसे चुनौती सी हो कि तुम साबित करो कि बड़े नेता हो गए हो, लेकिन अपने लोगों का रहन सहन भूले नहीं हो। अमरा राम हुक्के से कश लगाते हैं और सामने बैठी हजारों की भीड़ तालियां पीटने लगती है। यही है अमरा राम की सियासत। किसानों के साथ संपर्क, किसानों के साथ सहयोग और किसानों के मुद्दों के लिए जूझना, इस जमीन पर उनकी सियासत
खड़ी होती है। आज भी वो आपको सीकर और उसके आसपास के इलाकों में गांव के लोगों से मिलते जुलते उनके हालातों पर विचार विमर्श करते नजर आएंगे। सादा से पहनावे में, कुर्ता पैजामा और एक गमछा। और अब उनको एक चीज आपको उनकी नजर नहीं आएगी उनके साथ, उनकी ट्रेडमार्क पुरानी जीप। क्योंकि कुछ महीने पहले भाई साहब अपनी पुरानी जीप चलाते चलाते थकान से इतने बोझिल हो गए थे कि मेरे बुंदेलखंड के लहजे में कहें तो एक पेड़ में जाके जड मार दी थी, यानी कि टक्कर मार दी थी। और उनके साथी बड़े नाराज हुए थे, जिसके बाद किश्तों पर एक बोलेरो गाड़ी खरीद ली गई है। क्या है अमरा राम की सियासत जो उन्हें इतना लोकप्रिय बनाती है? किसानों के इस पड़ाव में, इस विजय रैली में पहुंचे एक किसान ने हमें बताया। हमारे गांव में जो लोग कांग्रेस या बीजेपी का झंडा ढोते हैं, उनको भी अगर किसानी के मामले में कोई मदद चाहिए तो वो भी अमरा राम के पास ही पहुंचते हैं। ये आदमी सीकर में मोदी से भी ज्यादा लोकप्रिय है। इन्होंने आज तक 8 किसान आंदोलन सीकर में किए हैं। यह 9वां है। अब तक के सारे आंदोलन सफल रहे हैं। इस वजह से जनता का भरोसा है कि अमरा जिस काम को हाथ लगाएगा उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन लोगों का ये प्यार कई बार आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आड़े भी आ जाता है। मसलन 2004 का लोकसभा चुनाव, जब अमरा राम अपनी पार्टी CPIM के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 1993 से लगातार विधायकी जीतने के बाद पूरे इलाके में नारा गूंज रहा था, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार इस चुनाव को कवर करने के लिए सीकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने गांव के बाहर बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग से इस बाबत पूछा। बुजुर्ग का जवाब बेहद दिलचस्प था। उन्होंने कहा, देखिए जी, मैं समर्थक तो अमरा राम का हूँ और विधायकी के चुनाव में हर बार उसे ही वोट देता हूँ, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मैं उसे वोट नहीं दूंगा। पत्रकार महोदय को अपने दिल्ली के संचित ज्ञान के बलबूते लगा कि अब वो कोई राष्ट्रीय फैक्टर गिनाएगा, अटल बिहारी की लहर बताएगा या सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहेगा। लेकिन बुजुर्ग ने कहा, अमरा दिल्ली चला जाएगा तो यहाँ मेरे इलाके में पटवारी से जमीनों की पैमाइश कौन करवाएगा। ऐसा है अमरा राम और उनके लोगों का लगाव। सीकर के किसान आंदोलनों का ये एक रेगुलर फैक्टर है। सब लोग बैठे हैं, गीत गा रहे हैं, नेताओं के भाषण चल रहे हैं। सबकी नजर सड़क के आखिरी छोर तक टिकी हुई है। जहां तक नजर जाती है वहां तक उनके भीतर उत्साह हिलोर मारता है जब उन्हें उस आखिरी किनारे पर एक मटमैला सा लेकिन रेंगता हुआ धब्बा नजर आता है। ये अमरा राम की सेकंड हैंड जीप होती है, जिसकी आमद की खबर, आवाज और फिर दृश्य के आते ही लोगों में खुशी दौड़ने लगती है। अमरा राम की सियासत के जितने किस्से हैं उतने ही उनकी जीप के भी किस्से हैं। खुद अमरा राम बड़े उत्साह के साथ, जोश और उमंग के साथ अपनी जीप का किस्सा सुनाते हैं। देखिए जी, मैं 1981 में पहली मर्तबा सरपंच बन गया था। 84 तक तय हो गया था कि 85 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत दूर दूर था। ऐसे में क्या करता, इसलिए एक सेकंड हैंड जीप खरीदनी पड़ी, जो उन दिनों भी 70,000 रुपए की पड़ी थी। एक गांव में बिक रही थी, खरीद ली, किश्तों में पैसे चुकाए और 90-92 तक इसी से काम चलाया। जब पूरी तरह दगा दे गई तो फौज की जीप, फौज की इस्तेमाल की हुई जीप जिसकी नीलामी हो रही थी, उससे काम चलाया। अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमता रहा और इसी जीप को जब उन्होंने पेड़ से टकरा दिया, उसके बाद कुछ बरस पहले बोलेरो का नंबर आया। जब भी हम किसी लोकप्रिय नेता की कहानी बड़े कैनवस पर देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। अमरा राम की शुरुआत 8वीं पास करके आगे की पढ़ाई के लिए सीकर पहुंचे और किसान हॉस्टल में रहने लगे। सीकर आजादी के आंदोलन के दौर से ही किसान सभा का एक मजबूत ठिया था। कितना मजबूत, इसे यूं समझिए, 1952 में आम चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए। कांग्रेस के टिकट पर दाता रामगढ़ की सीट से रामदेव मेहरिया मैदान में थे, जिन्हें किसान सभा के ईश्वर सिंह ने बुरी तरह हराया। ईश्वर सिंह के नेतृत्व में वहां पर लगातार किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन होता रहा और उसकी उपज बने कॉमरेड त्रिलोक सिंह।
इमरजेंसी के दौर में कॉमरेड त्रिलोक सिंह खूब सक्रिय रहे। सीकर में एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री कल्याण कॉलेज। ये छात्रों के लिहाज से, संख्या के लिहाज से उस वक्त राजस्थान की सबसे बड़े कॉलेजों में गिना जाता था। 14,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। 1977 में इमरजेंसी के आलोक में उसको हटने के बाद जब यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव हुए तो वामपंथी खेमे से चुनाव लड़े युवा छात्र नेता किशन सिंह ढाका और बड़े अंतर से जीते। उसके अगले साल चुनाव लड़े अमरा राम और ये भी बड़े अंतर से जीते। इनके प्रभुत्व का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तब से लेकर 2014 तक श्री कल्याण कॉलेज के छात्र संघ पर इनका दबदबा रहा और 2014 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चारों सीटों पर फतेह हासिल की और तब वो प्रभुत्व खत्म हुआ। मैंने आपसे किशन सिंह ढाका का जिक्र किया, मैंने आपसे अमरा राम का जिक्र किया। ये दोनों लोग छात्र संघ की राजनीति से निकलकर आगे चलकर बड़े नेता बनने वाले थे। ये अमरा राम की कहानी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 1980 के शुरुआती दौर में वो अध्यापक बन गए। फिर 1981 में सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अध्यापकी का पेशा छोड़ दिया। चुनाव लड़े, जीते, सक्रिय रहे, पुलिस से अदावतें बढ़ी और उसके बाद भागा दौड़ी का खेल शुरू हो गया। इसी सब के बीच 1985 में विधानसभा के चुनाव आए और पहली बार अमरा राम ने विधायकी के लिए दावा ठोक दिया। आपको रामदेव सिंह मेहरिया याद है ना? 1952 में जो किसान सभा के नेता से चुनाव हार गए थे। रामदेव सिंह मेहरिया अभी भी सियासत में सक्रिय थे और अब वो लगातार चुनाव जीत रहे थे 1952 की हार के बाद से। ये धोत का नजारा है साल 1985। मैदान में हैं कांग्रेस के टिकट पर रामदेव सिंह मेहरिया, लोकदल के टिकट पर जय सिंह शेखावत और उनके सामने हैं अमरा राम। वोटों की गिनती होती है। मेहरिया को मिलते हैं 35,549 वोट, जय सिंह को मिलते हैं 27,240 वोट, अमरा राम तीसरे नंबर पर रहते हैं 10,281 वोट पाकर। मंडल कमंडल की सियासत के आलोक में 1990 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। फिर से यही तीनों लोग मैदान में थे। कांग्रेस से रामदेव मेहरिया, लोकदल जो अब जनता दल बन चुका था उससे जय सिंह शेखावत और सीपीएम के टिकट पर अमरा राम। अमरा राम फिर से चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन अब उनके वोट 10,500 से बढ़कर 27,000 के लगभग हो चुके थे और उनके और जीतने वाले कैंडिडेट यानी कि रामदेव मेहरिया के बीच महज 4-5 हजार वोटों का फासला रह गया था। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी और उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने बीजेपी के शासनकाल वाली हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। यूपी की सरकार ने तो उसी दिन शाम को इस्तीफा दे दिया था। 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए। ये वो चुनाव थे जिसमें बाबूसा यानी कि भैरव सिंह शेखावत पहली बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत दिलाकर सत्ता में लाए थे। लेकिन जो धोत की सीट थी उस पर कुछ और ही नजारा था। इस सीट पर रामदेव मेहरिया की जमीन कमजोर हो चुकी थी क्योंकि इलाकाई मुसलमानों को लग रहा था कि बाबरी मस्जिद अगर गिरी है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी ही कांग्रेस भी कसूरवार है जो केंद्र में सत्ता में थी। जब मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में अमरा राम की तरफ खिसका तो चुनावी बिसात पर बाजी पलट चुकी थी। रामदेव मेहरिया जिनके दादा बक्सा राम मेहरिया कभी सीकर के राजा को कर्ज दिया करते थे, वो अमरा राम से 13,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार चुके थे। रामदेव मेहरिया जिनके 40 साल के सियासी करियर में ये दूसरी हार थी। पहली हार जो 1952 में किसान सभा के ईश्वर सिंह के हाथों हुई थी और दूसरी हार जो किसान सभा की ही पैदाइश अमरा राम के हाथों हुई। और अमरा राम वो चुनाव जीते, प्रमाण पत्र हाथ में थामा, बस पर सवार हुए और जयपुर पहुंच गए। बस से उतरे, पैदल चहलकदमी करते हुए विधानसभा पहुंच गए। विधायकों के लिए तय गेट से भीतर जाने लगे। गार्ड ने रोका, पूछा कहां जा रहे हो? ये विधायकों वाला गेट है। उसने कहा मैं विधायक ही तो हूं। गार्ड हंसने लगा। फिर अमरा राम ने अपनी जेब से मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जो कि उनकी विजय का निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र था जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
फिर भी गार्ड को तसल्ली नहीं हुई। उसने एक बार भीतर से तस्दीक की, सूची से मिलान किया और उसके बाद अमराराम को जाने दिया। तब का वक्त हो या अब का वक्त हो, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है ना कि कोई विधायक बने, उसके लिए मेहनत करे और जब पहली मर्तबा विधानसभा जाए तो सरकारी बस पर सवार होकर जाए। मुझे अब यकीन करना इतना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मैं गुजरात के जूनागढ़ इलाके में गया हूं और वहां के विधायक से मिला हूं जो इसी तरह की जिंदगी जीते थे और इस बार के चुनाव में वो कांग्रेस के भीखा भाई गल्ला भाई जोशी के हाथों हार गए। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र मसरू की, जिनकी कहानी को आपने गुजरात चुनाव के दौरान बहुत पसंद किया था। मुझे इस वक्त बंसीधर बौद्ध भी याद आ रहे हैं, बहराइच के जिले का वो नेता जो सपा के टिकट पर उपचुनाव में जीता था और जो अभी भी झोपड़ी में रहता है। उसके नज़ारों को भी, उसके हालात को भी आपने उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी के चलते बहुत पसंद किया था। और अब उस कड़ी में अमराराम का भी नाम जोड़ लीजिए। 1993 से जीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो 98 और 2003 में भी कायम रहा। 2007 में राजस्थान में नए सिरे से परसीमन हुआ। अमराराम की सीट धोद अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। ऐसे में मजबूरी में उन्हें बगल की सीट दाता रामगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ा। इसी दाता रामगढ़ के संदर्भ में अमराराम ने कहा था, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी विधानसभा बहुत फैली हुई है और इसलिए मुझे जीप की जरूरत पड़ती है। खैर, दाता रामगढ़ की सीट पर सीपीएम बहुत मजबूत नहीं थी। पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट लड़े थे सीपीएम के, उनको 10-12 हजार वोट ही मिले थे, लेकिन अमराराम थे, धुन के पक्के थे, उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी। पर उन्हें अपनी सीट से ज्यादा चिंता धोद की सीट की थी, जिसे वो 1993 से सींच रहे थे। बल्कि सींचने का काम तो 85 से शुरू हो गया था। सियासत की ये खास बात होती है, आप चुनाव लड़ते हैं, भले ही हार जाएं, लेकिन अपने समर्थकों के लिए आपका रुतबा विधायक से कम नहीं होता है। और ये सिर्फ रुतबे की बात नहीं होती, उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं, उम्मीदें भी होती हैं कि आप उनका काम करवाते रहें। धोद से सीपीएम ने टिकट दिया था पेमाराम को और अमराराम ने लगातार उनके लिए कैंपेनिंग की। और जब नतीजे आए 2008 के विधानसभा चुनाव के, तो पेमाराम अमराराम से भी ज्यादा वोट पाकर धोद से विधायक बने थे। लेकिन दाता रामगढ़ पर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। दाता रामगढ़ से अमराराम के सामने थे कांग्रेस के नारायण सिंह, जो 1993 से लगातार विधायक थे। मुकाबला दिलचस्प था। नतीजा इस तरह से रहा, नारायण सिंह को मिले 40,990 वोट, अमराराम को मिले 45,909 वोट। नारायण सिंह की जीत का तिलिस्म टूट चुका था और अमराराम सीट बदलने के बावजूद विजयी रहा था। पेमाराम की कहानी भी खासी दिलचस्प है। जो धोद से चुनाव लड़े और जीते, वो अमराराम के ही गांव के रहने वाले थे। उनकी दावेदारी और फिर उनकी जीत अखबार में खूब सुर्खियां बटोरने में सफल रही। 2 कमरों का मामूली सा मकान और जेब में इतने भी पैसे नहीं कि जब नॉमिनेशन दाखिल करने जाएं तो जमानत के लिए रकम दे सकें। अमराराम को इस बात का इल्हाम था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की और ये सुनिश्चित किया कि पेमाराम की जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा था और नेताजी की ईमानदारी और प्रतिबद्धता का नतीजा कि पेमाराम अमराराम से ज्यादा वोटों से जीते, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था। और इस दौरान अमराराम अपने कार्यकर्ताओं से, धोद के कार्यकर्ताओं से सिर्फ एक बात कहा करते थे कि अगर पेमाराम यहां से चुनाव हार गए तो मेरी पिछली 3 जीतों का, मेरे किए काम का कोई मतलब नहीं है। आपने कब देखा है नेताओं को दूसरे नेताओं की जीत के प्रति इतना आशावान और इतना लगनशील होते हुए? और फिर आए 2013 के चुनाव। वसुंधरा की लहर नहीं, नरेंद्र मोदी की लहर, जिसके बलबूते वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया राजस्थान की विधानसभा में। अभूतपूर्व कुछ घिसा हुआ शब्द लगता है ना? आंकड़े बता देता हूं।
3/4 से ज्यादा सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। और इस मोदी लहर में दाता रामगढ़ से सीपीएम के विधायक अमरा राम, 1993 से लगातार विधायक अमरा राम भी ध्वस्त हो गए। तो क्या 2013 में सिर्फ मोदी लहर ही इकलौता फैक्टर था? नहीं, एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई थी जिसका नाम था हरीश कुमावत, जो कुचामन की सीट से नगर पालिका का अध्यक्ष रहा था, नवा से 2003 में विधायक रहा था और 2013 के चुनाव में उसे दाता रामगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उनकी बिरादरी के कुमावत प्रजापति समाज के यहाँ पर काफी वोट थे। उधर कांग्रेस के टिकट पर नारायण सिंह मैदान में थे। इस बार मुकाबला नारायण सिंह और हरीश कुमावत के बीच हुआ। दोनों ने 60,000 का आंकड़ा पार किया और कुछ 100 वोटों के अंतर से नारायण सिंह ने जीत दर्ज की। अमरा राम 30-32 वोट पाकर तीसरे नंबर पर खिसक गए। फाइनल टैली कुछ इस तरह से थी। अमरा राम को मिले 30,142 वोट, बीजेपी के हरीश कुमावत को मिले 60,351 वोट और नारायण सिंह को मिले 60,926 वोट। ये अमरा राम की कहानी आपको क्यों सुनाई जा रही है? भला हारे हुए नेताओं की कहानी कब से सुनाई जाने लगी? अमरा राम सिर्फ एक चुनाव हारे हैं। अमरा राम सियासत में अब भी दमखम रखते हैं। पिछले साल यानी कि साल 2017 में अमरा राम के नेतृत्व में सीकर के किसानों ने एक और सफल आंदोलन किया। जब आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार ने ये आश्वासन दिया कि छोटे किसानों का 20,000 करोड़ तक का कर्ज माफ किया जाएगा। ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है, तोड़ के समझाता हूँ। सितंबर में जब किसान महापड़ाव खत्म हुआ तो सरकार ने ये आश्वासन दिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टों पर मांग पर कार्रवाई की जाएगी, आवारा पशुओं के निस्तारण पर काम किया जाएगा, 50,000 तक के कर्ज को माफ किया जाएगा और इसके लिए केरल वाला मॉडल अपनाने की बात की गई। केरल वाला मॉडल क्या है कि किसान ने अगर बैंक के अलावा किसी सहकारी बैंक से या प्राइवेट मनी लेंडर से भी पैसा लिया है तो उसके निस्तारण में भी सरकार मदद करे। लेकिन बाद में सरकार अपने वायदे से मुकर गई। उसने कहा कि सिर्फ वो बहुत छोटी जोत वाले किसानों को ही मदद देगी और सिर्फ उन्हीं किसानों को मदद देगी जिन्होंने सरकारी बैंकों से लोन लिया है। ऐसे में जो मदद 20,000 करोड़ की लग रही थी वो सिमटकर 8,000 करोड़ की हो गई। सरकार की इस वादा खिलाफी के चलते किसानों ने नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत की। तय हुआ कि 22 फरवरी को जयपुर में महापड़ाव हो। इसके लिए सीकर के अलग अलग गांवों से, इलाकों से अमरा राम, पेमा राम और कई नेता निकल रहे थे। मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स पर मैसेजेस में लगातार वीडियो आ रहे थे, तस्वीरें आ रही थी। महिलाएं लोक नृत्य पर नाच रही हैं, उस जुलूस में शामिल हो रही हैं। अमरा राम का टीका किया जा रहा है, कहीं पेमा राम का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन जयपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान जुटे, उसके पहले ही किसान पड़ाव के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसुंधरा राजे की सरकार अभूतपूर्व बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में लौटी। वसुंधरा राजे की सरकार पिछले 1 साल से लगातार एक एक करके सियासी संकट झेल रही है। उपचुनावों में हार हुई, हनुमान बेनीवाल एक तरफ से मोर्चा कसे हुए हैं, कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। उधर सीकर का किसान आंदोलन है जो लगातार वसुंधरा सरकार के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। खुद उनके संगठन में इस कदर सिर फुटअव्वल हो रही है कि लोगों को ये नारा विदूषक की लिखी एक पंक्ति लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद अ डिफरेंस है और अनुशासन के जोर पर चलती है। कई बार तो लगता है कि नरेंद्र मोदी दूर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि अखबारों में जिस तरीके से मंत्रियों और विधायकों के बीच बयानबाजी हो रही है, सदन के पटल पर जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है। कोई कह रहा है कि ये वसुंधरा की रुखसती के लिए पीठिका रची जा रही है, कोई कह रहा है कि ये ओम प्रकाश माथुर की आमद की तैयारी है। जितने मुंह उतनी बातें। और जैसा कि मैंने आपको उपचुनाव के नतीजों के विश्लेषण के दौरान बताया था, राजस्थान में एक नारा बार बार दोहराया जा रहा है
मोदी तुमसे बैर नहीं, पर रानी तेरी खैर नहीं। रानी की खैर खराब हो रही है विपक्ष के नेताओं के चलते। और ऐसे ही एक नेता हैं अमरा राम, जो नए सिरे से किसानों को संगठित कर कर जमीन पर उतरते विधानसभा चुनावों की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव मैं अक्सर सभाओं में कहता हूं कि इस देश में चुनाव की तैयारी सिर्फ 3 लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, दूसरा चुनाव आयोग और तीसरा लल्लन टॉप जो आपको 2018 जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांव गली कूचों के नजारे, असली सियासत, विकास के दावों की हकीकत, उसकी पड़ताल आप तक पहुंचाएगा अपनी मैराथन चुनावी कवरेज के जरिए। और कहते हैं कि चुनाव टेम्पो हाई करके जीता जाता है, ये बात कवरेज पर भी लागू कर देते हैं। और इसीलिए अब से हमारा इन 3 सूबों के पॉलिटिकल किस्सों पर, पॉलिटिकल शख्सियतों पर खास ध्यान रखेगा। हमने आपको घनश्याम तिवारी की कहानी सुनाई थी, हमने आपको अमरा राम की कहानी सुनाई है, जल्द ही हम आपको हनुमान बेनीवाल की भी कहानी सुनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की भी। आप कहेंगे सुना रहे हैं तो वसुंधरा और गहलोत की भी कहानी सुना दीजिए। धीरज रखिए, मुख्यमंत्री की सीरीज में राजस्थान के हर मुख्यमंत्री की कुंडली पलटी जाएगी। जो साथी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं और लगातार मुझे वहां पर कमेंट बॉक्स में, ट्विटर पर या फेसबुक पर पॉलिटिकल किस्सों की फ्रीक्वेंसी कम होने को लेकर दरेरा देते रहते हैं, उनकी भी शिकायत दूर हो गई है। पॉलिटिकल किस्सा देखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चाची, मौसी, मामा, ताऊ, जितने बचपन के, स्कूल के दोस्त, कॉलेज वाले व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में इस मैसेज को, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। राजस्थान के सब दोस्त या वो दोस्त जिनकी सियासत में दिलचस्पी है। और अगर किसी ने अब तक लल्लन टॉप के YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम भी जल्दी से कर दीजिए, ताकि कोई भी पॉलिटिकल किस्सा आपसे मिस ना हो। जाते जाते एक और चीज, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए। ये जो पूरा आपने अमरा राम का वर्णन सुना, इसे तैयार किया है हमारे राजस्थान विशेषज्ञ, हमारे पॉलिटिकल किस्सों के विशेषज्ञ विनय सुल्तान ने। और इस शूट के दौरान मेरी तमाम बदतमीजियों को, मेरे टेंट्रम्स को बर्दाश्त किया है मेरे साथी जो कैमरे के पीछे अपने फर्ज को अंजाम दे रहे थे, ऐसे तरुण ने। उनका भी शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए thelallanTop.com।